Hello and welcome back, students. This is the video in continuation of the previous video. वहाँ पर मैंने पॉलिटिक्स तक ही ली थी, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती है तो बोरियत आपको भी हो जाती है। आपका बोरियत का समाधान करने के लिए मैंने वीडियो को ही आधी कर दी। एंजॉय करिए। इकोनॉमिक क्राइसिस। अब क्या हुआ कि 1923 में इकोनॉमिक क्राइसिस भी अपनी चरम सीमा पे थी। वॉर तो ख़त्म हो गया था, लेकिन जर्मनी ज़मीन पर रेंग रही थी। 1923 में अब जर्मनी ने तो बहुत सारा लोन लिया था वॉर के लिए, वॉर लोन्स। अब वो भी उसे चुकाना था। अब वॉर लोन्स चुकाने के लिए उसने अपने गोल्ड रिजर्व्स दे दिए, एंड दिस गॉट जर्मनीज गोल्ड रिजर्व्स डिप्लीटेड। आगे क्या हुआ कि उसे तो कॉम्पनसेशन भी 6 बिलियन का वो दे रही थी। 1923 में आकर के उसने कहा, फ्रांस को मना कर दिया कि मैं नहीं देता कॉम्पनसेशन। अब जब उसने ये मना करा तो फ्रांस ने उसका इंडस्ट्रियल एरिया रुर उसको ऑक्यूपाई कर लिया। रिटेलिएट तो करा जर्मनी ने, लेकिन उसका सैन्य बल ऑलरेडी ले लिया गया था, तो वो एक पैसिव तरीके से उसने रिटेलिएशन करा। लेकिन जर्मनी ने एक सबसे गलत स्टेप ये उठाया कि इट स्टार्टेड द प्रिंटिंग ऑफ इट्स करेंसी। इतनी ज़्यादा उसने करेंसी बना ली, उसकी करेंसी थी मार्क्स, और उसकी वैल्यू गिरने लगी। अप्रैल में तो उसकी थी 24,000 डॉलर इक्वल टू 24,000 मार्क्स। जुलाई में इट रीच टू 353,000 marks, and then came August and December, it reached to trillions में पहुंच गई कि डॉलर की कीमत ट्रिलियंस में। और यहीं पर एक एग्जाम्पल बताया गया है कि एक कार्ट लोड, एक घोड़ा गाड़ी भर करके लेने जाते थे लोग एक लोफ ऑफ ब्रेड। एक ब्रेड खरीदने के लिए एक कार्ट लोड ऑफ करेंसी को लेके जाना पड़ता था। ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि कितनी करेंसी गिर चुकी थी, उसकी वैल्यू। जब वैल्यू गिरी तो जाहिर सी बात है द प्राइसेस रोज हाई, प्राइसेस इतने बढ़ गए जिसका जवाब नहीं। एंड दिस सिचुएशन केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। ये सारी सिचुएशन को अमेरिका भी देख रहा था, और इस सारी सिचुएशन का जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं अमेरिका ही था। उसी ने ही फिर एक प्लान बनाया कि जर्मनी को इन हालातों से मुझे निकालना चाहिए, और उसने निकाला भी। और वो एक प्लान के तहत आया, एंड इट केम टू बी नोन एज डॉवस प्लान, टू पुल आउट जर्मनी फ्रॉम इट्स क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने उसे हाथ बढ़ाया। और 1924 से लेकर के 28 तक काफ़ी मदद करी अमेरिका ने, और जर्मनी रेंगने की स्थिति से घुटनों के बल आ गया था। अब मैंने अब पहले भी कहा था ना, 2 देशों की किस्मत बताऊंगी, और यहां पर किस्मत ने खेल दिखाया अमेरिका को कि तारीखें तो रोज बदलती हैं, पर एक तारीख ऐसी आती है कि वो कैलेंडर ही बदल देती है। और वो तारीख आई, और वो तारीख थी 24 अक्टूबर, कि एक दिन अमेरिका के कम से कम 13 मिलियन शेयर्स एक ही दिन में बेच दिए लोगों ने। अमेरिका की वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गई। अमेरिका का क्रैश यानी वर्ल्ड इकोनॉमी का क्रैश, और वर्ल्ड इकोनॉमी से ज़्यादा जर्मनी बेचारा क्रैश एंड क्रश्ड। अमेरिका में क्या हुआ, फिर हम स्थिति जाएंगे जर्मनी में क्या हुआ। पहले तो जब वॉल स्ट्रीट क्रैश करी तो अमेरिका का उसकी इनकम जस्ट हाफ हो गई, एक्सपोर्ट्स फेल, industries, factories shut, agriculture, farmers hit hard,
एंड स्पेकुलेटर्स ड्रीव मनी फ्रॉम द मार्केट, कि उन्हें भी डर लगने लगा कि पैसा डूब जाएगा। और अमेरिका की बर्बादी यहां से लेकर पहुंची जर्मनी तक। 1929 से 32 तक 4 साल में अमेरिका आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया था। अब 1932 में 29 से 32 में जर्मनी में क्या हुआ? 32 में अब जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन था वो 40% इंडस्ट्रीज में कम हो गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने छोटे छोटे लोन्स दिए थे जर्मनी को। अब अमेरिका के बैंक्स जर्मनी से पैसा वापस मांगने लगे। जब पैसा वापस जाने लगा तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट कम हो गया। जब इन्वेस्टमेंट बंद हो गया, कम हो गया, तो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बंद हो गई, जॉब्स खत्म हो गई और अनएम्प्लॉयड का नंबर पहुंच गया जर्मनी में 6 मिलियन। आगे क्या हुआ? द वर्कर्स वर गिवन रिड्यूस्ड वेजेस। जो आपके पेंशनर्स थे, जिनकी सेविंग्स थी, उनकी सेविंग्स डिमिनिश होने लगी, क्योंकि जमा पूंजी कब तक आदमी खाएगा। यूथ के लिए नौकरी नहीं, तो दे डेल्ट इनटू स्टार्टेड डूइंग क्रिमिनल एक्टिविटीज। लंबी लंबी लाइनें आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर। पीपल वर वेयरिंग प्लग कार्ड्स, वी आर रेडी टू डू एनी वर्क। जर्मनी बद से बदतर होता जा रहा था। फार्मर्स वर हिटिंग हार्ड। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर रहे थे। फिर आपके स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिग इवन बिजनेसमैन, they were also hit hard. The mothers were very sad that they cannot fill the tummy of the children, though the price was so low. तब भी सर्वाइव करना जर्मनी में मुसीबत हो रही थी। ये हालात फिर कब पैदा हुए? जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका की हिट हुई। इन सब के पीछे वीमार रिपब्लिक तो और ध्वस्त हो गई और ये सारा डिप्रेशन कहलाया द ग्रेट डिप्रेशन। उसके बाद आया कि फ्रेजाइल वीमार रिपब्लिक। फ्रेजाइल मीन्स जो कुछ इजीली ब्रोकन, टूट जा सकती है, और यही थी वीमार रिपब्लिक। वीमार रिपब्लिक में सपोर्ट इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि इसमें 2 बहुत बड़े फ्लॉस थे, कमजोरियां थी। पहली क्या थी? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या मतलब होता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सारी पार्टीज के बराबर के मिनिस्टर्स होंगे उसमें। तो इस चक्कर में कभी भी किसी को सिंगल पार्टी कभी मेजॉरिटी में आ ही नहीं सकती थी, और ना कभी आई। दूसरा क्लॉज जो उसमें था, आर्टिकल 48 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या था? इट गेव पास टू द प्रेसिडेंट टू इम्पोज इमरजेंसी। और इस पीरियड में 20 कैबिनेट्स ऑलरेडी देख चुका था जर्मनी, और जो मैक्सिमम डेज की एक एवरेज जो कैबिनेट की थी वो थी सिर्फ 239 डेज, यानी 365 दिन भी एक बार की चुनी सरकार नहीं चली। मैक्सिमम डेज जो एवरेज था उसका वो था 239 डेज। बार बार वोटिंग होना, बार बार इलेक्शंस होना, बार बार कैबिनेट डिसॉल्व होना, उससे क्या हुआ? लोगों का पूरी तरीके से विश्वास उठ चुका था वीमार रिपब्लिक पे, एंड दे वर ऑल आफ्टर democratic, they were all against the democratic funda and supporting conservative dictatorship. कुछ कंजर्वेटिव्स हावी हो गए और लोगों ने सपोर्ट नहीं दिया, और कुछ उसमें अपने लॉज एंड रूल्स में इतने फ्लॉज थे कि वो पॉपुलर सपोर्ट बटोर नहीं पाई वीमार रिपब्लिक, एंड इट रिमेन्ड फ्रेजाइल एंड ईजिली ब्रोकन। ये तो हमारी यूनिट खत्म होती है, यूनिट 1,
2 वीडियोस इसकी कंटिन्यूशन में है, प्रीवियस वाले की आपको लिंक इसमें मिल जाएगी। दिस इज ऑल फॉर दिस राइट टुडे नाउ। डू एंजॉय द वीडियो एंड डू कमेंट हाउ वाज इट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।